हमारे साथ आप लोग लिमिट के 5 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए लिमिट का 6वां पार्ट लेके आए हैं। लिमिट के 5वें भाग में हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है ये समझ लिया था और उसके लिमिट्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी सीख लिया था। अब आज के इस 6वें पार्ट में हम लोग एक फंक्शन नहीं बल्कि कई फंक्शन की बात करेंगे और उनकी लिमिट्स कैसे निकालें इसको 1 बाय 1 हम सीखेंगे। fx बाई जी एक्स को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब हम कैसे पढ़ें, किस किताब को फॉलो करें या किस तरीके से कैटेगराइज करें ताकि हम अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग पहले ये देखते हैं कि fx बाई जी एक्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। देखिए, अगर fx जी एक्स दोनों को पॉलिनोमियल रखा जाए, मतलब fx भी पॉलिनोमियल जी एक्स भी पॉलिनोमियल, तो जो ये फंक्शन बनेगा उसे कहते हैं रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं परिमेय फलन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3। देखिए, यह रैशनल फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। ध्यान देंगे, fx जगह पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, gx जगह पे क्या है x प्लस 3। चूंकि ये दोनों पॉलिनोमियल हैं इसलिए यह एक रैशनल फंक्शन है। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लिमिट इसके निकालने होंगे। तो लिमिट क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे, ये बात बाद में हम करेंगे। पहले हम कैटेगराइज करें fx बाई जी एक्स किस किस फॉर्म में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वो कुछ ऐसा हो जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन रूट x प्लस 5। ध्यान देंगे, न्यूमरेटर में तो पॉलिनोमियल है लेकिन डिनोमिनेटर में अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसकी लिमिट कैसे निकालें, डिपेंड करता है कि लिमिट क्या है। तो आने वाले टाइम में जब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। यह भी हो सकता है कि fx जी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आ जाए, तो हम इसको क्या नाम देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम देंगे। कैसे? साइन x अपॉन x, x अपॉन tan x। यह भी हो सकता है कि fx और जी एक्स लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए। जैसे e की पावर x प्लस 1 अपॉन x हो जाए। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यह भी हो सकता है कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाए। कैसे आ जाए, 1 प्लस लॉग x बाई x। हम आपसे ये समझाना चाह रहे हैं कि ये fx बाई जी एक्स कि एक नहीं कई फॉर्म हो सकता है और इसके जितने फॉर्म बनते जाएंगे उतने टाइप के लिमिट बनते जाएंगे और उतने ही इस पे क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 इस कैटेगरी के अनुसार हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए, हम पहला लिमिट या पहले टाइप का लिमिट जो इस कैटेगरी पे आएगा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए कैसे,
एक चीज कंफर्म है कि जो हम लिमिट निकालने जा रहे हैं वो फंक्शन fx बाई जी एक्स के ही रूप में होंगे। मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx बाई जी एक्स आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये चीज याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जब भी कोई लिमिट पूछी जाए, वो लिमिट चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे किसी कंपटीशन के क्वेश्चन की लिमिट हो, जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये करना है किस पॉइंट को या x की वैल्यू को सीधे फंक्शन में भरिए। अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, इट मीन्स कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाएगी। ऐसे कंडीशन में हमने समझाया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसके बारे में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की खासियत बताया था कि उसकी लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब x इक्वल टू a रखने पर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी। तो जो फाइनाइट वैल्यू आएगा वही आपकी लिमिट हो जाएगी। कुछ किताबों में इसी मेथड को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। एक्चुअली में मैं इसको मेथड नहीं मानता हूं। एक्चुअली लिमिट का एक स्पेशल केस मैं कह सकता हूं, जिसमें लिमिट को भरने पर वैल्यू फाइनाइट आ जाती है। तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बात तब बनती है या बात तब फंसती है जब x इक्वल टू a भरने पर यह फाइनाइट न आए। तो क्या है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। आप याद करिए, हम लोगों ने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा था, वो सब जानकारी आपको होगी। हो सकता है कि लिमिट को भरने पर यह 0 बाई 0 आ जाए और ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ जाए। अगर ये दो फॉर्म आए तो कैसे लिमिट निकाल लेंगे, हम इसको यहां पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर 0 बाई 0 आता है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आता है, तो एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि कोई एक ऐसा टर्म होगा, कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। उसको ढूंढिए और उसको काटिए। उसको ढूंढकर काटने के बाद जो फंक्शन में बचेगा उसमें आप लिमिट लेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर उसको ढूंढे कैसे? तो ढूंढने का रास्ता कई होगा, जिसमें पहला तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आप न्यूमरेटर का भी फैक्टर करिए, डिनोमिनेटर का भी फैक्टर करिए। एक फैक्टर आपको ऐसा दिखाई देगा जो न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि फैक्टर नहीं होगा तब क्या होगा? तो फैक्टर नहीं होगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके लिए कोई दूसरा मेथड अप्लाई होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि सबसे पहले 5 को इसमें भरिए। तो कितना आएगा? 25 माइनस 25 0, 5 माइनस 5 0। ये 0 बाई 0 का फॉर्म हुआ। 0 बाई 0 का फॉर्म होने का मतलब हुआ कोई एक ऐसा टर्म होगा जो न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। आप उसको ढूंढिए और कैंसिल करिए। अब ढूंढे कैसे? यहां पे हमारा फैक्टर इजीली हो जाएगा, हम यहां फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5। देखिए चोर यहां पकड़ा गया। चोर कौन सा है? चोर यहां है x माइनस 5। x माइनस 5 ही वो टर्म था जो रिस्पॉन्सिबल था इस फंक्शन को 0 बाई 0 बनाने के लिए।
हमने इस चोर को पकड़ लिया, इस चोर को हमने काट दिया। अब क्या बचा? इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 x प्लस 5। ध्यान देंगे ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फर्स्ट है। अब आपको समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि किसी पॉलिनोमियल का लिमिट लेना हो तो इस वैल्यू को सीधे फंक्शन में भर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर यहां लिमिट 5 न करके अगर 4 होता तो क्या होता? ये समझना बड़ा रोचक है, इसको समझिए। लिमिट x टेंडिंग टू 4 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। हमने आपसे कहा कि जब भी लिमिट निकालना हो तो पहले लिमिट के पॉइंट को फंक्शन में भरिए। देखिए क्या होता है। 4 भरेंगे तो 16 माइनस 25 होगा और नीचे 4 माइनस 5 होगा। क्या ये फाइनाइट आएगा? जी बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 16 माइनस 25 कितना होगा? ये होगा -9 -1, यानी आंसर आ जाएगा 9। यहां पर 9 क्या है? इस फंक्शन की लिमिट हो गई। कहां पे लिमिट हो गई? 4 पे लिमिट हो गई। इसी मेथड को हमारे बहुत सारे राइटर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। मतलब फिर समझिए, मैं दोहराता हूं कि एक चीज आपके लिए बड़ी जरूरी है कि जब भी लिमिट पूछा जाए इस वैल्यू को फंक्शन में जरूर भरिए। अगर वो फाइनाइट आ जाए तो जो फाइनाइट वैल्यू आएगी वह इस फंक्शन की लिमिट कही जाएगी और इसी मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अगर फाइनाइट नहीं आया तो क्या होगा? तो कई केसेस बनेंगे। इसमें पहला केस क्या है कि अगर 0/0 आ जाए या ∞/∞ आ जाए। तो मैंने आपसे कहा कि एक बात कंफर्म है, कोई न कोई एक टर्म होगा जो न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। वही टर्म ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका फंक्शन 0/0 या ∞/∞ में चेंज हो जा रही है। आप उस टर्म को ढूंढिए, उस चोर को ढूंढिए, उसको कैंसिल करिए, लिमिट लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। बेहतर होगा कि हम इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लें। आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए अगर आपके पास है तो, और इसमें पेज नंबर 301 मेरे बुक में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज नंबर है 13.1। आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 301 एक्सरसाइज 13.1। इसका क्वेश्चन मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। इस क्वेश्चन को लगाने के पहले मैंने कहा कि सबसे पहला काम इस लिमिट को फंक्शन में भरिए और देखिए क्या आंसर आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आप रफ वर्क कर सकते हैं, एग्जाम में रफ वर्क कर सकते हैं, कॉपी के राइट साइड में इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10, नीचे कितना होगा 2 2 जा 4 और ये 4, 12 -2 -10 ये भी -12 हो जाएगा, ये 0/0 हो जाएगा।
हमने ये चेक करके देख लिया कि x2 इसमें भरने पर यह 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है। मैं यहां लिख देता हूं 0/0 फॉर्म। तो अगली बात मैंने बताया कि अगर ये 0/0 के फॉर्म में आ गया तो एक ऐसा टर्म होगा, एक ऐसा फैक्टर होगा जो न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। वही टर्म रिस्पॉन्सिबल है इस फंक्शन को 0/0 बनाने के लिए। अब हमको करना क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, उस टर्म को ढूंढना है, उसको काटना है, लिमिट लेना है। मैं इसका फैक्टर करता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ध्यान देंगे 10 3 या 30 और 6 5 या 30। फैक्टर करना आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए कैसे मैं लिखता हूं, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, इसका मैं फैक्टर करता हूं तो x माइनस 2 और x प्लस 2। इसमें से मैं 3x कॉमन लेता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो 3x अगर कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा, x माइनस 2। यहां से 5 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x प्लस 2। न्यूमरेटर में देखिए x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, x माइनस 2, 3x प्लस 5 और x माइनस 2 और x प्लस 2। ध्यान से देखिए, वह टर्म हमने पकड़ लिया जिसके वजह से 0/0 आ रहा है। अब वो टर्म है x माइनस 2। देखिए जब x टेंडिंग टू 2 हम कर रहे होंगे या x इक्वल टू 2 भर रहे होंगे तो ये 0 आता होगा, इसको 0 कर दे रहा होगा, ये 0 आएगा, इसको 0 कर देगा, 0/0 का फॉर्म आ गया। हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लिमिट निकालना आपको आता है, सीधे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा, 6 प्लस 5 11 और नीचे 2 प्लस 2 4। हमारा आंसर आ गया 11/4। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये फैक्टर नहीं हो पाता तब क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं। ये तो पहला कैटेगरी है कि 0/0 आया, ∞/∞ आया और फैक्टर हो गया। वह टर्म हमको मिल गया जो रिस्पॉन्सिबल है 0/0 या ∞/∞ लाने के लिए। लेकिन अगर फैक्टर नहीं होगा तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता अप्लाई होगा। वो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। अगली बात, अगर x टेंडिंग टू 2 लेने पर ये फाइनाइट आ जाता तो जो फाइनाइट वैल्यू आता वही उसकी लिमिट हो जाती। और मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो मैंने आपसे बताया कि मेरे निगाह में वो मेथड नहीं है, वो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू आ गई क्योंकि फंक्शन एक्चुअली वहां क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। जो कि कंटिन्यूटी की बात हम लोग सेकेंड ईयर में करते हैं, इसलिए हमारी किताबों में उसको मेथड के रूप में दिया जाता है। अगर हमें एक कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होता तो हम उसको मेथड नहीं एक क्वेश्चन मान के चलते। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बात आज आप समझ चुके होंगे। fx/gx फंक्शन की लिमिट निकालने का ये पहला तरीका था जो हमने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर fx/gx को हम लेंगे और x टेंडिंग टू a भरने पर वो 0/0 ∞/∞ होगा और नया केस बनाएंगे और उस लिमिट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, थैंक यू।